अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ औरंगज़ेब, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजिस्ट, ग्रेजुएटेड फ्रॉम बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। दोस्तों, आज जुमातुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा रोज़ा और इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे हैं। रात को इतनी शदीद बारिश आई और शदीद आंधी चली। जब सुबह आकर देखा तो काफ़ी हद तक किसान भाइयों की फसलें गिर चुकी थीं। इनमें से कुछ फसलें ऐसी भी थीं जिनका दाना बनाने का प्रोसेस अभी चल रहा था। आधा दाना बना हुआ था, आधा बनना अभी बाकी था। और कुछ फसलें ऐसी भी थी जिनका दाना मुकम्मल हो चुका था और वो सूखने के प्रोसेस में थी। लेकिन मार्च के मंथ में बारिशें आने की वजह से, हवाएं चलने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। दोस्तों, इसके बिहाइंड रीज़न क्या होती है? क्यों हमें इस तरह की एक्चुअल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है? हमें अपनी प्रोडक्शन में लॉसेस आते हैं। उसके बिहाइंड रीज़न ये होती है कि कुछ फार्मर्स ने अपनी वीट की सोइंग को लेट किया हुआ था, उन्होंने लेट ग्रो की होती है। जिसकी रीज़न क्या ये होती है कि फिर मार्च के मंथ में आके उनकी अभी गंदम की जो स्टेम होती है वो अभी बिल्कुल नरम खड़ी होती है, अभी उनका दाना अभी बन रहा होता है। टाइम पे अगर उन्होंने ग्रो किया हुआ होता तो जहाँ पे मार्च के मंथ में आके उन्होंने सूख जाना था, अपना ग्रोथ को कंप्लीट कर लेना था, अभी दाने के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना था और मार्च के मंथ में आके वो सूखना था। लेकिन क्या होता है कि लेट ग्रो करने की वजह से मार्च के मंथ में अभी उनकी स्टेम बिल्कुल नरम खड़ी होती है, अभी दाना बन रहा होता है। लेकिन इधर से बारिशें आने की वजह से, इधर से हवाएं चलने की वजह से वो हवा के प्रेशर को, बारिश के प्रेशर को फेस नहीं कर पाती, उनको बेयर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो गिर जाती हैं। दोस्तों, ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, एग्रीकल्चर एक्सटेंशंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो वीट की सोइंग की डेट दी जाती है 1 नवंबर से 15 नवंबर, ये क्यों दी जाती है? ये इसलिए दी जाती है क्योंकि 1 नवंबर से 15 नवंबर के दरमियान जो टेम्परेचर होता है वो होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। और यही टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है, ये वीट की जर्मिनेशन के लिए बहुत ही सूटेबल होता है। याद रखिए, फिर से कह रहा हूँ, 1 नवंबर से 15 नवंबर के दरमियान जो वेदर का टेम्परेचर होता है वो होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। और यही टेम्परेचर वीट की जर्मिनेशन के लिए बहुत ही सूटेबल होता है। और इसी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में वीट की 100% जर्मिनेशन होती है, क्योंकि इन्हीं दिनों में ह्यूमिडिटी भी मेंटेन्ड होती है और टेम्परेचर भी मेंटेन्ड होता है। फिर ठीक 15 नवंबर के बाद ये टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हो जाता है और दिसंबर के मंथ में जाके ये 3 से 4 डिग्री सेल्सियस आके बचता है, जो कि हमारी वीट की जर्मिनेशन के लिए सूटेबल नहीं होता। लेकिन हमारे कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं जो दिसंबर के मंथ में भी सोइंग कर रहे होते हैं, लेकिन फिर हमें जाके डबल सीड देना पड़ता है। लेट जर्मिनेशन होती है, इसलिए हमें फिर डबल सीड देना पड़ता है। याद रखिए, ये जो वीट का सीज़न होता है ये 5 मंथ का होता है। इन्हीं 5 महीनों के अंदर अंदर ये अपनी ग्रोथ को भी मुकम्मल कर लेती है, अपने सीटें बनाने के प्रोसेस को भी मुकम्मल कर लेती है और ठीक 5वें महीने में आके इसका दाना मुकम्मल होता है और ये सूखने के प्रोसेस की तरफ चली जाती है। अब जिन किसान भाइयों ने 1 नवंबर से अपनी काश्त की हुई होती है, उनकी जर्मिनेशन भी 100% होती है, उनकी फसल को पूरे 5 मंथ मिल जाते हैं मार्च के महीने में आके। मार्च के महीने में उनकी फसल सूख भी जाती है। अब याद रखिए, मार्च के महीने में ही सुस्त तेले का अटैक होता है वीट पे, जिसको हम एफिड के नाम से जानते हैं। मार्च के महीने में ही फंगल का अटैक होता है और मार्च के महीने में ही बारिशें और हवाएं चलना स्टार्ट कर देती हैं। अब जिन किसान भाइयों ने अपने टाइम पे सोइंग की हुई है, तो 1 नवंबर से उन्होंने सोइंग की हुई होती है, उनकी फसल मार्च के महीने में आके पक जाती है, उनकी फसल फंगल के अटैक से भी बच जाती है, उनकी फसल जो होती है सुस्त तेले के अटैक से भी बच जाती है और उनकी फसल वेदर के अटैक से भी बच जाती है, क्योंकि वो फसल सूखी खड़ी होती है, दाना मुकम्मल हुआ खड़ा होता है। अगर बारिश आ भी जाए तो उस पर कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन कुछ किसान भाई जो होते हैं दिसंबर के मंथ में उन्होंने अपनी सोइंग की हुई होती है,
जिसकी वजह से मार्च के महीने में आके उनकी फसल गिर जाती है। मार्च के महीने में उनकी फसल अभी कच्ची खड़ी होती है, दाना बना रही होती है, तो ना तो वो फिर विंड के प्रेशर को बर्दाश्त कर पाती है, ना ही बारिशों के प्रेशर को बर्दाश्त कर पाती है, जिसकी वजह से वो फिर नीचे गिर जाती है और इसी वजह से प्रोडक्शन में लॉसेस आते हैं। अब जिन किसान भाइयों की फसल का दाना बिल्कुल मुकम्मल बन चुका था, दाने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था और वो सूखने का प्रोसेस में थी, ब्राउन हो चुकी थी, लेकिन बारिश आने की वजह से, हवा चलने की वजह से वो गिर गई है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि इन्हीं 3-4 दिनों के अंदर अंदर अगर फसल गिर भी गई है तो इन्हीं 3-4 दिनों के अंदर अंदर वो अपना बकिया प्रोसेस कंप्लीट कर लेगी और सूखने की प्रोसेस की तरफ चली जाएगी। जिन किसान भाइयों की फसल का दाना अभी कच्चा खड़ा था, आधा बना हुआ था, फसल अभी कच्ची खड़ी थी और वो बारिश की वजह से गिर गई है, तो उनकी फसल में प्रोडक्शन के लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक गिरी पड़ी रहने की वजह से उनकी फसल की जड़ों को हवा बिल्कुल नहीं मिलती, जड़ें बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, फोटोसिंथेसिस का सिस्टम बिल्कुल रुक जाता है, जिसकी वजह से दाना भी मुकम्मल नहीं बन पाता और प्रोडक्शन में लॉसेस आ जाते हैं। उन्हीं की फसल के ऊपर फिर सुस्त तैले का अटैक भी हो जाता है, फंगस का अटैक भी हो जाता है। तो दोस्तों, ये फ़ायदे होते हैं फसल को टाइम पे ग्रो करने के। और जब हम अपनी फसल को लेट ग्रो करते हैं, दिसंबर के मंथ में जाके ग्रो करते हैं, तो ठीक मार्च के महीने में हमारी फसल अभी कच्ची खड़ी होती है, स्टेम भी बिल्कुल नरम होता है, दाना भी अभी मुकम्मल नहीं बना होता, कच्चा खड़ा होता है। तो इस तरह बारिश आने की वजह से, हवा चलने की वजह से वो प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाती, ये गिर जाती है, जिसकी वजह से हमें प्रोडक्शन में लॉसेस आते हैं। सुस्त तेले का अटैक का भी सामना करना पड़ जाता है, फंगल का अटैक का भी सामना करना पड़ जाता है। तो एग्री एक्सटेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स की तरफ से ये डेट इसीलिए दी जाती है ताकि 1 नवंबर से 15 नवंबर के दरमियान में ही वीट की सोइंग हो जाए, 100% जर्मिनेशन मिल जाए, मार्च के महीने में हमारी फसल सूख जाए और हमें 100% प्रोडक्शन मिले और इस तरह के अटैक से भी बच जाए। तो मेरी आप लोगों को सजेशन है कि अपनी फसलों को टाइम पे ग्रो करें, जो डेट दी जाती है उसी डेट के अंदर अंदर आप अपनी सोइंग कर लिया करें। कॉटन का वेट ना क्या करें, ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में आप अपनी वीट की लॉसेस का सामना फिर आपको करना पड़ जाता है। साथ ही साथ ये भी बताता जाऊं कि आप अपनी गंदम की फसल के इर्द गिर्द राया को ग्रो करें, सरसों का जो पौधा होता है उसको ग्रो करें, क्योंकि ये सुस्त तेले का अल्टरनेटिव होस्ट होता है। सबसे पहले जो सुस्त तेला होता है वो राया के ऊपर अटैक करता है, यही उसका सबसे पहले प्रेफर्ड होस्ट होता है, और जब इसको राया का प्लांट नहीं मिलता तब ये जाकर गंदम पर अटैक कर देता है। जिन किसान भाइयों ने अपनी गंदम की फसल के इर्द गिर्द राया को ग्रो किया हुआ है, उनकी आधी % जो होती है पॉपुलेशन जो होती है सुस्त तेले की, वो राया के ऊपर शिफ्ट हो जाती है और इस तरह गंदम की फसल जो होती है बच जाती है। तो आप लोग अपनी फसल के इर्द गिर्द राया के प्लांट को ग्रो किया करें। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी मेहनतों में रंग लाए और हमारी फसलों में बरकत दे। आमीन। जज़ाकल्लाह।